आज रात भर हिमांगी जागती रही, कुछ गंभीर विषय के बारे में सोचते हुए और कुछ उसी विषय के अंतर्गत खुद को समझाते हुए हिमांगी खुली आंखों से रात काटने लगी। घर के सभी लोग गहरी नींद सो चुके थे, लेकिन हिमांगी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति प्रवीण चैन की नींद सो रहा था, जबकि हिमांगी अंदर ही अंदर घुट रही थी। हिमांगी को प्रवीण के व्यवहार में आए बदलाव ने टेंशन दे रखा था। हिमांगी की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वह माँ नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर प्रवीण की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे हिमांगी नज़र नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा, हिमांगी बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर प्रवीण ने पूछा, हिमांगी, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। हिमांगी का स्वर बूझा हुआ था। क्यों? प्रवीण ने पूछा। बस यूं ही, हिमांगी ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। हिमांगी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। थोड़ा इंतज़ार करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण का इतना कहना भर था कि हिमांगी उसकी सीने से लगकर सुबकने लगी। प्रवीण, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? हिमांगी ने अनायास ही पूछा। पत्नी के इस सवाल पर प्रवीण गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। हिमांगी हमेशा की तरह प्रवीण की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब में एक फ़ोटो निकलकर जमीन पर जा गिरी। हिमांगी ने सहज भाव से फ़ोटो को उठाया। किसी लड़की का फ़ोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 26 के आसपास रही होगी। वह प्रवीण के पास जा पहुंची। वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जैसे ही हिमांगी ने फ़ोटो दिखाई, वह न्यूज़पेपर छोड़कर उसके हाथों से फ़ोटो लेते हुए बोला, यह फ़ोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए प्रवीण ने फ़ोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। हिमांगी ने चुहलबाजी की। प्रवीण मुस्कुराकर बोला, मेरे ही विभाग की है तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फॉर्म पर लगानी थी, गलती से मेरे साथ चली आई, वह बोला। हिमांगी इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही प्रवीण उसके साथ रहता है, लेकिन अब वह पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे न रह गया तो पूछ बैठी, प्रवीण, तुम बदल गए हो। यह तुम कैसे कह सकती हो? वह सकपकाते हुए बोला। तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ, हिमांगी ने कहा। ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो हिमांगी ने मामले को ज़्यादा तुल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। प्रवीण का ऑफिस से फ़ोन आया। हिमांगी, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? ज़रूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना, कहकर हिमांगी ने जैसे ही फ़ोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फ़ोन आ गया। प्रवीण सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। हिमांगी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्या आप नाराज़ हो मुझसे? माफ़ी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकी। हिमांगी को समझते देर नहीं लगी कि प्रवीण शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर हिमांगी का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। हिमांगी का इतना कहना भर था कि उसने फ़ोन काट दिया। हिमांगी का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रवीण से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से प्रवीण का क्या संबंध है। ऐसे ही विचारों में डूबी हिमांगी पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। प्रवीण के ऑफिस पहुंचकर उसने फ़ोन कर दिया। प्रवीण ऑफिस के बाहर आ गया। फ़ोन देते समय हिमांगी ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बात कर लूँगा। शाम को प्रवीण घर आया तो आते ही हिमांगी से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ, मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो?
हिमांगी के इस सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, हिमांगी ने कहा तो अचानक प्रवीण को न जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह हिमांगी को बाहों में भरते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद हिमांगी भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह अकेली रह गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए वह चाह कर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो हिमांगी को शीतलता देने की जगह सूल की तरह चुभ रही थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता यह सब झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सांस की नज़र हिमांगी पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही है, कहकर हिमांगी उठने लगी। प्रवीण चला गया इसलिए? इस सवाल का हिमांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सांस से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। हिमांगी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ प्रवीण की अच्छी नौकरी देखी और कर दी शादी। काफ़ी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक रात में ही प्रवीण की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब प्रधान हो जाएगा। हर महीने सैकड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उसकी माँ बनने की संभावना कम नजर आती थी। कभी कभी प्रवीण खींच जाता तो हिमांगी अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से प्रवीण उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक हिमांगी के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह फफक कर रो पड़ी। बेटे का दुख उन्हें पता था। बोले, मायके चलो। हिमांगी के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसे प्रवीण की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा, सांस अकेली रह जाएंगी। प्रवीण ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतज़ार कर लूँगा, हिमांगी के पापा बोले। तीसरे दिन प्रवीण आया तो हिमांगी ने कहा, मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ, प्रवीण निर्विकार भाव से बोला। तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते उब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी उब? कहीं तुम मुझसे उब तो नहीं गए हो? लेकिन प्रवीण ने एक शातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। हिमांगी बेमन से मायके चली गई। हिमांगी मायके जरूर चली गई थी, लेकिन उसका मन प्रवीण पर ही टिका रहा। सोच रही थी, अब तो वह आज़ाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने प्रवीण को फ़ोन लगाया। कौन? उधर से आवाज़ आई। अब तुम्हें मेरी आवाज़ भी पहचान नहीं आ रही है? हिमांगी ने उखड़ी स्वर में कहा। हिमांगी, तुमसे बाद में बात करूँगा, कहकर प्रवीण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। प्रवीण कहीं अपनी उस सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर हिमांगी की बेचैनी बढ़ गई। हिमांगी की माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वह बोली, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? हिमांगी झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। प्रवीण से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं झगड़ालू हूँ, बुरी हूँ। हिमांगी रुआशी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हो गई। हिमांगी को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार प्रवीण का फ़ोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन हिमांगी की सास का फ़ोन आया। हिमांगी बेटा, कब आ रही हो? मम्मी जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फ़िक्र है, लेकिन प्रवीण ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाऊँ। जब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं तो मैं आकर क्या करूँगी? हिमांगी ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फ़ोन किए। सास बोली। वह तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर हिमांगी तिलमिला गई। अब प्रवीण झूठ भी बोलने लगा था।
काफ़ी सोच विचार कर हिमांगी ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। प्रवीण के मन में क्या चल रहा है यह जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वह अपनी ससुराल चली गई। प्रवीण ने अचानक आई हिमांगी को देखा तो अचकचा गया। बोला, अरे बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। हिमांगी के चेहरे पर व्यंग की रेखाएं खींच गई। प्रवीण ने हिमांगी को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं। नहीं जाना मुझे पिक्चर, वह बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर प्रवीण अपने दूसरे कामों में लग गया। एक रात प्रवीण गंभीर था। हिमांगी को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त हिमांगी कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में प्रवीण के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नज़रों से देख लेती थी। हिमांगी, मैं स्नेहा से शादी करना चाहता हूँ। प्रवीण का इतना कहना भर था कि हिमांगी की ज़िंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ जोर से फेंक दी। मेरा शक ठीक निकला। स्नेहा नाम है ना उसका? बहुत खूब। हिमांगी हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को ही हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफ़ी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है, प्रवीण ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारी माँ बनने की संभावना कम है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया है। और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फंसा लिया। वह स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बात काफ़ी बढ़ चुकी है। वह पेट से है, बगैर शादी के। वह चौकी। इसकी इजाज़त तुमसे चाहता हूँ। ना दूँ तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत ही नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसी इजाज़त ही देते? प्रवीण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हिमांगी की मनोदशा अब एक परकटे परिंदे की तरह हो गई। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था मेरी नाक के नीचे कांड करोगे और मैं चुप बैठी रहूँगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। प्रवीण भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो? बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, प्रवीण ने कहा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे को बड़ी माँ का दर्जा? घिन आती है मुझे उसके नाम से। प्रवीण ने गुस्से में हिमांगी को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे कभी हाथ भी लगाया। हिमांगी के तेवर देखकर प्रवीण ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे हिमांगी का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। प्रवीण ऑफिस चला गया तब उठी। सास ने हिमांगी का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी हिमांगी बोली, माँ जी, प्रवीण दूसरी शादी करना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, यह प्रवीण का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब प्रवीण के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? हिमांगी ने पूछा। देखो हिमांगी, हर आदमी बाप बनना चाहता है। उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया तो वह जो कर रहा है उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूँगी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। न रही तब? हिमांगी ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतार कर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। हिमांगी सोच रही थी कि किस हक से प्रवीण से मनुहार करे, पर मन नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खा कर आया हूँ। सुनते ही हिमांगी का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में हिमांगी भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। प्रवीण के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? प्रवीण का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, पर इतना ज़रूर बता दो कि
मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी? स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगनी तो अब कोई और कहलाएगी। हिमांगी भरे मन से बोली। तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। प्रवीण का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगी? हिमांगी के इस अप्रत्याशित सवाल पर वह सकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। हिमांगी गुस्से में बोली, स्नेहा से प्यार मुझसे राय लेकर किया था? प्रवीण हिमांगी के कथन पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फ़ायदा नहीं। हिमांगी ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा रौस से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, हिमांगी तुम यहीं चली आओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहाँ आकर क्या मिलेगा पापा? एक नीरस उबाऊ ज़िंदगी, सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा। वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन। बहुत होगा किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी, दुख कम हो जाएगा। कहते कहते हिमांगी की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारा दूसरी शादी करवा दूँगा। पापा बोले, कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे, इससे अच्छा शौतन के ही खिलाऊँ। मैं उसे जेल भिजवा दूँगा। पिता ने कहा, उससे मिलेगा क्या? बेहतर है कि समय का इंतज़ार करूं, हो सकता है मेरी गोद भर जाए। हिमांगी ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः प्रवीण ने अपनी मर्जी से स्नेहा के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर में आ गई। ऑफिस से आकर प्रवीण सबसे पहले हिमांगी के कमरे में आता था, पर जल्द ही उसे हिमांगी से उब होने लगी थी। स्नेहा की खुशबू वह हिमांगी के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। स्नेहा उसी के इंतज़ार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी स्नेहा जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाबों की पंखुड़ियों जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार प्रवीण रात बिताने हिमांगी के पास आया। हिमांगी को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह स्नेहा के पास चला गया। हिमांगी अपने अरमानों का कत्ल होते देख रही थी। प्रवीण उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंख भीग गई। एक दिन वह भी आ गया जब स्नेहा माँ बनने वाली थी। प्रवीण काफ़ी परेशान था। हिमांगी से बोला, हो सके तो हॉस्पिटल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत हो। यह सुनकर हिमांगी का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज प्रवीण स्नेहा के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। हिमांगी की आंखों में आंसू छलक आए। प्रवीण की नज़र उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है? खुशियाँ मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों। वह बोली। वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा, प्रवीण ने खुश होकर कहा। नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ, हिमांगी गुस्से में बोली। प्रवीण जाने लगा तो कुछ सोचकर हिमांगी ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा? प्रवीण ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वहाँ वह चली गई। स्नेहा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सांस जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतज़ार के बाद स्नेहा को उसके केबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सांस की गोद में रख दिया। बच्चे को देखकर प्रवीण का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल प्रवीण पर गया है, सांस पुचकारते हुए बोली। प्रवीण दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी हिमांगी अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सबको बच्चे और स्नेहा की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह स्नेहा से मिल रही थी। जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था वह स्नेहा को मिल रहा था। यह सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रही थी। मौका देखकर बिन बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर ही रोने लगी। हिमांगी, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे पापा को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो। माँ ने हौसला बंधाया। क्यों ना होऊं परेशान, स्नेहा माँ बन गई है। एक मैं हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हूँ। हिमांगी का गुस्सा झलक आया। वह सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर हिमांगी ने फ़ोन काट दिया। वह सुबक रही थी। तभी प्रवीण का फ़ोन आया। हिमांगी, कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं। बच्चा कैसा है? हिमांगी स्वर साध कर बोली।
एकदम ठीक है, प्रवीण खुश होकर बोला। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर स्नेहा घर आ गई। प्रवीण को तो बहाना मिल गया स्नेहा के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वह हिमांगी की खबर भी लेना भूल गया। यह सब असहनीय था हिमांगी के लिए। सो एक दिन मन बनाकर प्रवीण से बोली, प्रवीण, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूँगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर नहीं होने दिया। परसों मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तुल ना देते हुए वह अपने कमरे में आ गई और सामान पैक करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि यह सब उस पर फूल बरसा रही हैं, मगर आज काल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई। बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई न अब। हिमांगी को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार प्रवीण का फ़ोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर हिमांगी ने मना कर दिया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। प्रवीण अपनी नई पत्नी के साथ खुश था। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। प्रवीण उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक प्रवीण से अपनी बात कहता, वैसे वैसे प्रवीण के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? प्रवीण बोला। उसने अदालत के कागज प्रवीण को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? प्रवीण ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला लें, कहकर उस युवक ने प्रवीण को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उससे ना हंसते बन रहा था ना ही रोते। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय स्नेहा अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। एक हरे बदन की स्नेहा माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठा है? स्नेहा क्या कर रही है? प्रवीण की माँ ने पूछा। सास की आवाज़ पर स्नेहा की तंद्रा टूटी। आप कब आए? वह अचकचा उठी। ये क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? स्नेहा के सवालों से वह खिसिया गया। क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी? खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। प्रवीण के बदले तेवर ने स्नेहा को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रवीण की बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय न दूँ तो क्या उसे अकेला छोड़ दूँ? स्नेहा ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो प्रवीण ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब परिस्थिति बदली तो मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? प्रवीण के इस सवाल पर स्नेहा अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने ना नुकुर किया, मगर जब प्रवीण ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले अनुराग से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? प्रवीण के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। प्रवीण ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नहीं किया था, स्नेहा बोली। वजह? प्रवीण ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। स्नेहा अपने मूल स्वभाव पर आ गई। प्रवीण सन रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था वह कांटों सरीखी निकली।
क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या है? आपने हिमांगी के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? प्रवीण को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान हिमांगी पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने हिमांगी का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? प्रवीण, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छुपाया? प्रवीण ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब अनुराग से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने अनुराग का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना ही मैंने उसके बारे में जानने का कोई प्रयास किया। यह सोचकर कि मामला ख़त्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर उन्नाव चला गया होगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह उन्नाव का ही रहने वाला था? प्रवीण के इस सवाल पर वह किंचित परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। स्नेहा से बात करने पर प्रवीण को लगा कि या तो स्नेहा पूरी तरह से बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? प्रवीण के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर स्नेहा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फ़ोन आया तो प्रवीण ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर प्रवीण और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फ़ोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? प्रवीण गुस्से में बोला। जहाँ भी था। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप मेरी बीवी को अपनी बना ले? वह बोला। तुम चाहते क्या हो? प्रवीण मूल मुद्दे पर आया। स्नेहा मुझे चाहिए। कुछ सोचकर प्रवीण बोला। वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप उसे अपने घर में रख लें? उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो, प्रवीण ने कहा। ठीक है। प्रवीण ने स्नेहा को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूँगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊँगी? स्नेहा की त्योरियाँ चढ़ गई। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूँगा, प्रवीण ने साफ कह दिया। आप होश में तो हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार स्नेहा के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था, वह नागिन सी फुफकारने लगी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खाकर मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। प्रवीण रुआसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा, क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल। स्नेहा के कथन से उसे तसल्ली हुई। प्रवीण ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर प्रवीण ने अनुराग के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? प्रवीण ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। यह सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो? बताना ही पड़ेगा। उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 10 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह स्नेहा उस युवक से आज़ाद हो गई। अब यह प्रवीण को तय करना था कि स्नेहा को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास के लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान हिमांगी पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। काश उसने हिमांगी को ना छोड़ा होता। अब वह न घर का रहा
ना घाट का। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।